हेलो बच्चों। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। पिछली वीडियो के अंदर हमने किए थे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आज हम करेंगे बेटा 40 क्वेश्चंस, जिसमें से लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं नीट 2026 जो कैंसिल हो गया है उसके क्वेश्चंस। तुम्हें पता है पीवाईक्यू करने बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू किए बिना नीट क्रैक करना इम्पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा कभी भी नीट में अपीयर हो रहे हो तो कम से कम 10 साल के पीवाईक्यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस चैप्टर के हम टोटल 40 पीवाईक्यूज करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास बेटा 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। हमें कॉलम नंबर 1 को कॉलम नंबर 2 के साथ मैच करना है। अगेन रूल सेम है। वीडियो को जब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पॉज करो। पॉज करने के बाद अपनी नोटबुक के ऊपर आंसर लिखो और बाय द एंड ऑफ द वीडियो तुम अपने आंसर्स को टैली करते रहना साथ में साथ, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारे आउट ऑफ 40 कितना स्कोर आया है। अगर 30 क्वेश्चंस करेक्ट है तो 30 आउट ऑफ 40, 35 क्वेश्चंस करेक्ट है तो 35 आउट ऑफ 40। तो अब हम अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। कॉलम नंबर 1 में हमें दिए हुए हैं बेटा eosinophils मींस टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। हमें पता है डब्ल्यूबीसी बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं। एग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं जिनके ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड eosinophils। एग्रेन्युलोसाइट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। यहां पर बेटा इन्हीं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी को मेंशन किया हुआ है कॉलम नंबर 1 में, एंड कॉलम नंबर 2 में हमें गिवन है उनका फंक्शन। हमें उनका करेक्ट फंक्शन मैच करना है। आजकल नीट में नया ट्रेंड चला हुआ बेटा, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इधर मैच द फॉलोइंग वाले और मल्टी स्टेटमेंट। तो तुम्हें नीट में जाने से पहले ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करने हैं, क्योंकि अगर तुम बिना प्रैक्टिस किए ये क्वेश्चन सीधा नीट के पेपर में देखोगे तो तुम्हें लेंदी लगेंगे। अगर एक क्वेश्चन 20 सेकेंड्स में तुमने नीट का सॉल्व करना है बायोलॉजी में, तो तुम वहां पर डायरेक्टली नीट में बड़े क्वेश्चंस में 1 मिनट तक ले लोगे, तो तुम्हारा टाइम जो है वो ओवर कंज्यूम हो जाएगा सिर्फ बायोलॉजी में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुम्हें मैच द फॉलोइंग हो गया, मल्टी स्टेटमेंट हो गया, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें तुम देखो eosinophils का फंक्शन क्या होता है बेटा? eosinophils, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का फंक्शन होता है इम्यून रिस्पॉन्स में, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगर अब बेटा तुम सिर्फ एक ही ऑप्शन देखो कि हमारे लिम्फोसाइट्स का आंसर कॉलम 2 के फर्स्ट वाला मैच हो रहा है, तो तुम 3 ऑप्शंस को एक्सक्लूड आउट कर सकते हो एट अ टाइम। सिर्फ एक देखकर, एक अगर डब्ल्यूबीसी का फंक्शन भी तुम्हें पता है तो तुमने बाकी 3 ऑप्शंस को एक्सक्लूड कर दिया यहाँ पर। जैसे कि लिम्फोसाइट्स का फंक्शन होता है इम्यून रिस्पॉन्स में, सो डी का 1 आएगा, बाकी सारे ऑप्शंस एक्सक्लूड आउट हो गए। हमारा आंसर हमें मिल चुका है, बट फिर भी रिवीजन के लिए हम बाकियों के भी फंक्शंस देख लेते हैं। बेटा eosinophils का फंक्शन होता है दे रिलीज हिस्टामिनेज, क्योंकि बेटा जी जो eosinophils होते हैं दे आर एक्चुअली रिलीज ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शंस, और एलर्जिक रिएक्शंस को कम करने के लिए ये eosinophils रिलीज करते हैं हिस्टामिनेज, ताकि हिस्टामिन को ब्रेक डाउन किया जा सके। तो eosinophils का फंक्शन आता है थर्ड पार्ट। उसके बाद बेसोफिल्स का फंक्शन आता है बेटा दे रिलीज हिस्टामिन, बिकॉज एलर्जिक रिएक्शन जो होता है that is by histamine which is released by the basophils which causes inflammation reaction. Neutrophils, they are phagocytic cells, so phagocytosis. So our correct answer is A. Now moving to our second question, match the items given in column 1 with those in column 2 and select the correct option. Again match the following question है बेटा, फिर से 2 कॉलम में हमें दिया गया है। कॉलम नंबर 1 में प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं एंड कॉलम नंबर 2 में उनके फंक्शंस है। सबसे पहले हमें पता है प्लाज्मा के पास 3 प्रोटीन्स होते हैं, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन्स। जो फिब्रिनोजन होते हैं दे हेल्प इन क्लोटिंग,
सो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तो इसका आ जाएगा बेटा जी सेकंड। ग्लोबुलिन का फंक्शन होता है डिफेंस, इम्यूनोग्लोबुलिन, दीज आर दोज प्रोटीन्स विच आर यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंटीबॉडीज, so they are required for defense mechanism, which means globulin is 3. Albumin is required for the osmotic balance, ये हमारी बॉडी के अंदर osmotic balance जो है वो बना के रखता है। so इसमें आ गया बेटा फर्स्ट ऑप्शन osmotic balance। तो अब हम अपना करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। सी का आएगा फर्स्ट। तो बेटा देखो अगेन दो ऑप्शंस हमारे एकदम से एक्सक्लूड आउट हो गए, हमारे पास दो ऑप्शंस बचे ए एंड डी। उसमें से हम देख लेते हैं बेटा फिब्रिनोजन का आएगा 2 ब्लड क्लॉटिंग, सो दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज, कि जो एडल्ट ह्यूमन होता है उनके जो आरबीसीज होते हैं उनके अंदर बेटा जी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। उसका रीजन पूछा गया है कि क्यों न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एडल्ट्स के आरबीसीज के अंदर, और यू कैन से क्यों न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मैच्योर आरबीसीज के अंदर। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, ये गलत है बेटा। आरबीसी के न्यूक्लियस एब्सेंट होने का रीजन ये नहीं है दैट दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, नो, उनके अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस ना होने का रीजन है बिकॉज आरबीसी इज प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर स्पेस फॉर द हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। तो जितना ज्यादा अंदर आरबीसी के स्पेस होगा दैट होल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द hemoglobin only, then more and more oxygen transportation can take place. This is the actual reason RBC is not having nucleus. So they are somatic cells, so all the somatic cells have nucleus, why not RBCs? It is not explaining the reason of nucleus ना होने का for the RBCs. They do not metabolize, ऐसा भी नहीं है बेटा। So the correct answer is only 4, all their internal space is available for oxygen transport, and this was a very good question in the PYQs. So इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लो बेटा, हमेशा जब फाइनल रिवीजन कर रहे होते हो तब ऐसे क्वेश्चन जो है वो फाइनल रिवीजन के टाइम पर काम आते हैं। Now moving to our fourth question, name the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body. हमें बेटा वो डिसऑर्डर बता और वो ब्लड सेल बताना है जिसके अंदर अगर वो सेल हमारी बॉडी के अंदर एब्सेंट है, वैसे सेल कहना भी सही नहीं होगा बिकॉज दैट इज नॉट एक्चुअली द प्लेटलेट्स आर नॉट एक्चुअली द सेल्स, बट कौन सा हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है जिसकी वजह से क्लॉटिंग का प्रॉब्लम आता है कि अगर उनका नंबर कम हो गया तो क्लॉटिंग नहीं होगी, नंबर ठीक है तो क्लॉटिंग होगी। दोज आर थ्रोम्बोसाइट्स। सो D is the correct answer. Thrombocytes are the cells which helps in clotting of blood. Fifth question, the figure shows a human blood cell. Identify it and give its characteristics. हमारे पास बेटा जी एक डायग्राम गिवन है। Again NCERT diagrams are very important. One of them is this. So हमारे पास एक डायग्राम गिवन है जो एक हमारे WBC का है। So this मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि ये एक WBC का डायग्राम है। अभी हमें इस डायग्राम को देख के हमें बताना है ये कौन सा सेल है और उसके बाद उसका फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले बेटा कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन सा सेल है? सी, मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है, हम डी ऑप्शन से शुरू करते हैं। मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस होता है बेटा इरेग्युलर, राइट, एंड किडनी शेप्ड, बड़ा सारा। न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो होता है मल्टीलोब्ड, ऐसा नहीं होता। बी लिम्फोसाइट्स और सिंपली लिम्फोसाइट्स का न्यूक्लियस होता है मतलब बड़ा सारा न्यूक्लियस होता है इरेगुलर शेप का, कोई पर्टिकुलर शेप उसने नहीं ली होती। बेसोफिल्स के केस में तुम यहां देख सकते हो हमें बहुत डार्क ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं विच इज मेकिंग न्यूक्लियस लेस अपीयर। सो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेटा बेसोफिल्स का कि जहां पर बहुत डार्कली स्टेन्ड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो साइटोप्लाज्म में एंड न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा, दैट इज बेसोफिल। एंड इसका फंक्शन हमें पता ही है बेटा जी, दैट दे सिक्रीट सेरोटोनिन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है सेरोटोनिन के साथ साथ दे ऑल्सो सिक्रीट हिस्टामिन एंड हेपेरिन। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, which two of the following changes 1 to 4 usually tend to occur in plain dwellers when they move to the higher altitudes? बेटा अगर तुम प्लेन्स में रह रहे हो और घूमने के लिए या फिर 1-2 महीना रहने के लिए
अगर तुम हायर एल्टीट्यूड पर चले गए तो क्या होगा? हमें पता है बेटा हायर एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो ऑक्सीजन कम हो गई। अब कम ऑक्सीजन से बॉडी कैसे कोप अप करेगी? ऑब्वियसली विद इन अ डे और 2 ये चीजें नहीं होती। ये होता है इवेंचुअली जब प्लेन से शिफ्ट होकर बंदा पहाड़ों पर रहने लगता है, तब उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। वो क्या आते हैं? सी, अब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में तो हम बढ़ा नहीं सकते, इंक्रीज कर नहीं सकते, देयर इज नो वे टू डू दैट। हम अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं। नंबर 1, हम अपना आरबीसी काउंट इंक्रीज कर लेते हैं। ऑक्सीजन ठीक है तो कम आरबीसी से काम चल जाएगा, अगर ऑक्सीजन कम है तो आरबीसी काउंट ज्यादा चाहिए। सो इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल साइज, नो, साइज चेंज नहीं होगा, नंबर चेंज होगा। इंक्रीज इन ब्लड सेल प्रोडक्शन, यस, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तभी बॉडी के अंदर आरबीसी काउंट इंक्रीज होगा। इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, यस, हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा? सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करें। इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट काउंट, नो, प्लेटलेट्स का कोई रोल नहीं आएगा हमारी ब्रीदिंग और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के केस में। सो इसीलिए बेटा जी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाता है इन विच वी हैव सेकेंड एंड थर्ड, विच इज ए ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। 7th क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुपिंग इज द एबीओ। हमें पता है 2 तरह की ब्लड ग्रुपिंग होती है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो कहते बेटा जी हमारे पास जो सबसे पॉपुलर है दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, उसे हम एबीओ बोलते हैं, एबीसी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ओ उसमें क्या रेफर करता है बेटा? ओ को फॉर अ टाइम बीइंग तुम मान लो 0। 0 मीन्स नथिंग, नथिंग मीन्स ऐसे आरबीसी जिनके पास एंटीजन ए एंड एंटीजन बी बोथ आर एब्सेंट, इसीलिए इसे बोला 0, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एबीओ। सो ओवर डोमिनेंस ऑफ दिस टाइप ऑन द जीन्स, नो, ओवर डोमिनेंस नहीं है बेटा, एंटीजन होता ही नहीं है। 1 एंटीबॉडी ओनली, इधर एंटी ए और एंटी बी। बेटा ब्लड ग्रुप इज ऑलवेज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, नॉट ऑन द एंटीबॉडी। सो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। नो एंटीजन ए एंड बी ऑन आरबीसी, ये बिल्कुल सही है। अदर एंटीजन बिसाइड्स ए एंड बी ऑन आरबीसी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ए और बी दोनों एंटीजन एब्सेंट है आरबीसी के ऊपर तो वो ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। अब उसके बाद चाहे आरएच प्रेजेंट हो या कुछ भी प्रेजेंट हो, बट अगर ए बी ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप ओ ही होगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ मूविंग टू 8th क्वेश्चन, a drop of each of the following is placed separately on 4 slides. हमने 4 slides ली, A, B, C and D, और हमने देखा कि उनमें हमने देखना है कि उनमें से क्या चीज कोएगुलेट नहीं होगी। कोएगुलेट मतलब क्लॉट नहीं होगी, जमेगी नहीं। ब्लड सीरम, सबसे पहले व्हाट इज सीरम? सीरम इज प्लाज्मा माइनस ऑल द क्लॉटिंग फैक्टर्स। जितने भी ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं अगर हम उसको माइनस कर दें दैट इज सीरम। सैंपल फ्रॉम द थोरेसिक डक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, वैसे तो तुम्हें आंसर समझ में आ गया होगा बिकॉज व्हेन आई सेड व्हेन ऑल द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर रिमूव्ड दैट इज सीरम। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स ये रिमूव कर दिए तो ये क्लॉट नहीं होगा, बट फिर भी हम अपने सारे ऑप्शंस को रीड आउट करेंगे। So this is obviously the correct answer. Sample from the thoracic duct of lymphatic system. बेटा thoracic duct जो है lymphatic system की वो सबसे बड़ी वेसल होती है lymphatic system की, ये क्लॉट होगी। ओके, कंपैरेटिवली स्लो होगी, बहुत स्लो होगी, बट ये क्लॉट होती है क्योंकि इसके अंदर भी प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, विच आर वन ऑफ देम इज क्लॉटिंग प्रोटीन। होल ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, होल ब्लड के अंदर तो क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे ही, सो इट विल क्लॉट। एंड ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर तो बेटा क्लॉटिंग फैक्टर्स होते ही हैं, सो इट विल ऑल्सो क्लॉट। सो योर करेक्ट आंसर इज ए ओनली। 9th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीन्स ईसीजी से क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पहले ईसीजी देख लेते हैं क्योंकि मैं इस पूरी वीडियो के अंदर बेटा बहुत सारे ईसीजी के ऊपर क्वेश्चंस लेकर आई हूं क्योंकि ईसीजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। तो हमारे पास ईसीजी होता है बेटा पी वेव, क्यूआरएस वेव एंड टी वेव।
जिसमें पी वेव होती है योर depolarization of atria, PQRS and T. QRS wave represents depolarization of ventricles and T wave represents repolarization of whole heart or ventricles, you can say. So this is your ECG. इसी के ऊपर अब क्वेश्चन है. लिस्ट 1 में हमें गिवन है बेटा P wave. P wave, as I said, represents depolarization of atria, means जब atria contract करता है, that is represented by P wave in your ECG. So depolarization of atria means P का 3 आएगा बेटा. अब फिर से हम ऑप्शन एक्सक्लूड आउट करके देख लेते हैं. Yes, तुम्हारा तो आंसर ही मिल गया तुम्हें. सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें A का 3 दिया हुआ है, बाकी ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, तो हमें अपना करेक्ट आंसर मिल चुका है. बट रिवीजन पर्पस के लिए हम पूरा क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे. So depolarization of atria is P wave, QRS is depolarization of ventricles, this T wave represents repolarization of ventricles. TP gap मतलब देखो ये जो पॉइंट है हम बनाते ऐसे हैं, बट इसके बाद नेक्स्ट ही अगली शुरू हो जाएगी P wave, नेक्स्ट ECG. तो ये जो TP गैप है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बेटा व्हेन योर हार्ट इज इलेक्ट्रिकली साइलेंट. मैकेनिकली यस इट इज फिनिशिंग इट्स रिलैक्सेशन फेज एंड ऑल, बट इलेक्ट्रिकली इट इज साइलेंट. सो TP gap represents heart muscles are electrically silent. So your correct answer is B. Next question, 10th. In the ABO system of blood groups, if both antigens are present but no antibody, दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट है. दो एंटीजेंस कौन से हैं? एंटीजन A एंड एंटीजन B, बट कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, देन ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बेटा जी अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं देन इट इज AB ब्लड ग्रुप, द कोड वन विच रिप्रेजेंट्स द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस आल्सो. और कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए AB ब्लड ग्रुप क्या होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट. क्लियर? और ऐसा ब्लड ग्रुप बेटा जिसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज योर O. सो द करेक्ट आंसर इज C. 11th क्वेश्चन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेम इसी के ऊपर क्वेश्चन 2026 में भी आया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के ऊपर. सो बेटा ये एक RH ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी का केस है जो प्रेगनेंसी के टाइम पर एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर आता है. तो अब हम देखते हैं ये होता कब है. सो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बेटा तब होता है जब एक कपल, हम NCERT के अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हैं, कपल की एग्जांपल इसीलिए ले रहे हैं, अगर फीमेल RH नेगेटिव है, any RH negative, we are not talking about ABO blood grouping here, we are saying that the RH antigen is absent and the male is RH positive. और फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर जो फीटस आया दैट इज ऑल्सो RH पॉजिटिव, तो RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस बनता है जो सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम करता है. सो नाउ लेट्स सी. सो इट टेक्स प्लेस व्हेन द फीमेल इज RH नेगेटिव एंड द मेल इज RH पॉजिटिव. सो A इज द करेक्ट आंसर. RH पॉजिटिव फीमेल, RH नेगेटिव मेल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इफ द फीमेल इज RH, पहली बात तो बेटा अगर दोनों का सेम है उसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि बच्चा अगर दोनों पॉजिटिव है तो बच्चा पॉजिटिव ही होगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव, बच्चा नेगेटिव ही होगा. और अगर फीमेल RH पॉजिटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. प्रॉब्लम सिर्फ तब आएगी अगर फीमेल RH नेगेटिव एंड मेल RH पॉजिटिव है एंड फर्स्ट कंसीव्ड प्रेगनेंसी भी उनकी RH पॉजिटिव वाले बेबी की है, तब ये प्रॉब्लम आती है. सो द करेक्ट आंसर इज A. Now moving to your 12th question, the problem due to RH negative factor arises when the blood of two mix up. तो जैसे कि मैंने बोला कि erythroblastosis fetalis is due to the during the case of pregnancy, but RH incompatibility ये प्रेगनेंसी के टाइम पर भी पॉसिबल है एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर भी होती है. अगर किसी RH नेगेटिव वाले के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए तो सेम प्रॉब्लम आएगी. ओके, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड थ्रू ट्रांसफ्यूजन. मुझे तुम सब एक क्वेश्चन कमेंट्स में बेटा आंसर करो कि अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी वाला केस हो जाए ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, क्या वो बंदे की डेथ हो जाएगी?
लेट्स सपोज मेरा ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और मैंने ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करवाया और डॉक्टर ने मेरे अंदर RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो क्या जस्ट आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन विद इन सम आवर्स क्या मेरी डेथ हो जाएगी? सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. So we have 13th question now. Yes, विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है. एक लाइन में तुम्हारी एनसीईआरटी में ये मेंशन है दैट विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग. क्यों रिक्वायर्ड है बेटा? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन इज योर वन क्लॉटिंग फैक्टर. तो अगर विटामिन के नहीं होगा ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आएगी. सो दैट इज व्हाई विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग. 14th क्वेश्चन अगेन सेम कॉन्सेप्ट है. रिमूवल ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम इज ऑल्सो वन क्लॉटिंग फैक्टर. तो अगर कैल्शियम नहीं होगा या फिर अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है कैल्शियम तो क्लॉटिंग नहीं होगी. सो प्रिवेंट क्लॉटिंग. रिमूवल ऑफ, yes, when it is saying removal of calcium then it prevents clot. Okay, so B is the correct answer. Now we have 15th question on the erythroblastosis fetalis. Again, चाइल्ड डेथ में अक्कर इन द मैरिज ऑफ. चाइल्ड डेथ कब होगी? जब मैरिज हो जाएगी बेटा RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फादर. सो RH पॉजिटिव फादर, RH नेगेटिव मदर. दिस बी. RH पॉजिटिव मैन एंड RH नेगेटिव वुमेन. क्वेश्चन नंबर 16 ECG इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो हमारे पास बेटा दो लिस्ट गिवन है, वही P वेव, Q वेव, QRS वेव एंड एंड ऑफ T वेव. लिस्ट 2 में हमें उनके फंक्शंस गिवन है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में बोला गया है. सो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? अगर बेटा किसी को अभी भी ईसीजी में कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने ईसीजी बना के बताया है कि कौन सी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है. भूल गए तो दोबारा से एक बार वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके तुम जाके चेक कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 में. सो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया मींस पी वेव इज 3. अगेन सारे ऑप्शंस एक्सक्लूड आउट हो गए. वी आर ओनली लेफ्ट विद वन ऑप्शन डी. QRS wave represents depolarization of ventricles, so 1. T wave represents repolarization of ventricles means 4. End of T wave represents end of systole. अब इसमें ये क्वेश्चन मेरा करवाने का रीजन ही सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 16 एग्जैक्टली सेम है. बेटा एंड ऑफ टी वेव इज सेइंग एंड ऑफ सिस्टोल. बट तुम सोच रहे होगे कि टी वेव पर तो हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो बाय द एंड ऑफ टी वेव तो आना चाहिए था कि रिपोलराइजेशन कंप्लीट हो गई. बट हम क्यों कह रहे हैं कि इट इज एंड ऑफ सिस्टोल नॉट डायस्टोल? क्योंकि बेटा अगर हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वाइज देखें देन इट इज एंड ऑफ टी वेव मीन्स डायस्टोल कंप्लीट हो गया. But mechanically heart is still in the contracting stage, means it is still completing its contraction. So that is why we say end of systole. So it is just the moment, means it is just a question of moment when we are seeing that whether we are discussing about electrical activity or mechanical activity. That way we say it is end of systole. So the correct answer is D. Now you have 17th question. Which one of the following is correct? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Lymph is made up of plasma, RBC and WBC. No. Lymph do not contain RBCs. Blood is made up of plasma, RBC, WBC and platelets. Very right. B जो है बेटा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. Plasma is blood minus lymphocytes. No. Plasma it contains, blood is present in plasma. So blood से अगर WBC हटा दे that is not plasma. So serum is blood plus fibrinogen. No, serum is blood minus fibrinogen. When all the clotting factors are removed from the blood, that forms your serum, not blood plus fibrinogen. So B is the correct answer. Compared to blood, our lymph has. अगर कहते हैं हम blood and lymph को compare करें, हमें पता है lymph is the part of blood. And at the end, lymph, first of all, lymph revolve in the lymphatic system, but at the end, it combines with the blood only, mixes up with the blood only. So it is no different from the blood, but yes, it is not similar to blood. So blood and lymph में अगर हम comparison करें, blood is red in color because it contains RBC, WBC, platelets and all, but red color is because of the RBC. Lymph is not red in color because RBCs are not present. So more WBC and no RBCs.
So B is the correct answer. Plasma without proteins, no. Lymph do contains plasma protein, so ये गलत हो गया. More RBCs are totally absent in lymph, no plasma, no. WBC means lymph and blood are more or less are plasma. So B is the correct answer. Now we have 19th question. The QRS complex in standard ECG. QRS क्या represent करता है? Yes, depolarization of ventricles when the ventricles are contracting. So depolarization of ventricles, repolarization of auricles occurs during ventricles, but जो main हो रही है चीज, that is depolarization. That is why we say that it is depolarization. Depolarization of auricles is P wave. Repolarization of ventricles is T wave. So QRS represents depolarization of ventricles. 20th question. P wave. अगेन तुम्हें लग रहा होगा मोर और लेस सेम सा क्वेश्चन है, बट बेटा अगेन इसके अंदर एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बाकी उन दोनों क्वेश्चन से अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. दैट इज योर टर्म कोरोनरी इस्कीमिया. क्या मतलब होता है इसका? पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पी वेव रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया मींस फोर्थ. ऑप्शन एक्सक्लूड आउट करें तो दो ऑप्शंस एक्सक्लूड आउट हो चुके हैं. वी आर लेफ्ट विद बी एंड सी. QRS represents depolarization of ventricles means first option. So दोनों में first है. T wave represents repolarization of ventricles मतलब second. दोनों में second है. उसके बाद है reduction in the size of T wave कि अगर T wave का original size ये है और इसमें size छोटा हो जाए तो उसका मतलब क्या है? That is coronary ischemia के केस में, disorder के केस में ये होता है. So D का आएगा बेटा third part. So that means your correct answer is B. But first of all, what is coronary ischemia? Coronary ischemia means बेटा जो तुम्हारी हार्ट की मसल्स हैं उनको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए, विच इज सप्लाइड बाय कोरोनरी आर्टरी. अगर बेटा कोरोनरी आर्टरी के अंदर पार्शियल या कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाए तो हमारी हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना या तो कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा. दैट केस इज कोरोनरी इस्कीमिया. ओके, so the correct answer is B. Now we have 21st question. Yes, again screenshot ले लो इस क्वेश्चन का. एंड मोमेंट पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी चीज तुम्हारी एनसीईआरटी डायरेक्टली कहीं भी मेंशन नहीं कर रही. सो व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट कितनी है बेटा? 5 लीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 5000 ml. Blood volume in the ventricles at the end of diastole. End of diastole volume is 100 ml. And at the end of ventricular systole is 50 milliliter. End of systole volume is 50 ml. तो तुम्हें निकालनी है हार्ट रेट. अब तुम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा एक फॉर्मूला पढ़ते हो. दैट कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू stroke volume. Stroke volume means the amount of blood pumped by the ventricle per minute per cardiac cycle multiply by heart rate. So stroke volume is amount of blood pumped by the ventricle per cardiac cycle or per heartbeat is your stroke volume. Cardiac output is calculated by stroke volume multiplied by heart rate. But अब तुम सोच रहे होगे कि मैम हमारे पास stroke volume की वैल्यू तो है ही नहीं है. So stroke volume is equal to end of diastole volume minus end of systole volume, which is 100 minus 50, which is equal to 50 ml. ठीक है? So cardiac output की वैल्यू है 5000 ml and stroke volume is 50 ml. अब यहां से हम निकाल लेंगे heart rate, which is equal to 5000 ml divided by 50. एक से एक ये, तो हमारी हार्ट रेट आ गई 100 beats per minute, which is in your D option, 100 beats per minute. So this is 21st question. Now we have 22nd question. Match the items given in column 1 with those in column 2 and select the correct option given below. Again हमारे पास दो columns में बेटा given है valves, tricuspid valve, bicuspid valve, semilunar valve और उनके functions. पहले फटाफट देख लेते हैं. Tricuspid valve is present between your right auricle and right ventricle.
bicuspid valve is present between left atrium and left ventricle. Semilinear valve is present in the aorta and pulmonary artery also. So tricuspid valve is present between right atrium and right ventricle. So third part. ऑप्शंस एक्सक्लूड आउट करें तो सारे ऑप्शंस एक्सक्लूड आउट हो गए, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है. बाइकस्पिड वाल्व है बेटा बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. सो फर्स्ट पार्ट. सेमिलिनियर वाल्व बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी. सो सेकंड पार्ट. सो करेक्ट आंसर इज ए. Next we have 23rd question. Doctors use stethoscope to hear the sounds produced during each cardiac cycle. The second heart sound is heard when? बेटा डॉक्टर्स तुमने देखा है वो स्टेथोस्कोप, हर तुम्हारे नीट एस्पिरेंट्स का सपना होता है वो स्टेथोस्कोप यूज करने का, गले में डाल के फोटो लेने का पहली. सो जो स्टेथोस्कोप होती है उसको यूज करके डॉक्टर क्या सुनता है, यहाँ चेस्ट पर रखते हैं हमारे हार्ट वाली जगह पर, to hear the heart sounds. टू हार्ट साउंड होती है लप एंड डप. वो जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है बेटा बाय द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, एंड सेकंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व. So second heart sound is produced when AV node receives signal from SA node. No, सिग्नल जब SA node से AV node पर जा रहा है तब कोई हार्ट साउंड प्रोड्यूस नहीं होती. AV valves ओपन अप तब भी कोई हार्ट साउंड प्रोड्यूस नहीं होती. Ventricular valves vibrate. No. Semilinear valves close down after the blood flows into vessels from ventricles. ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा कि जब वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट साइड से ऑर्टा के अंदर, राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर फ्लो करता है तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए सेमिलिनियर वाल्व क्लोज हो जाती है. उसी टाइम पर सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. Next we have 24th question. Blood pressure in the mammalian aorta is maximum during. हमारे aorta के अंदर blood pressure कब maximum होगा? Systole to the left ventricle, जब left ventricle systole में जाएगा. Diastole of the right atrium. बेटा aorta का right side of heart से कोई लिंक नहीं है, राइट एट्रियम से भी कोई लिंक नहीं है, राइट वेंट्रिकल से भी कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ऑर्टा निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से. तो पहले तो जहां पर बेटा राइट आ गया वो ऑप्शंस वैसे ही निकल गए. उसके बाद लेफ्ट एट्रियम के साथ ऑर्टा कनेक्टेड नहीं होती, ऑर्टा कनेक्टेड है वेंट्रिकल के साथ. सो ये भी ऑप्शन गया. तो हमारा ऑप्शन आ जाता है सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. जब बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन, तब वो इतना हाई प्रेशर पर ब्लड फ्लो करवाएगा ऑर्टा के अंदर, क्योंकि हमें पता है ऑर्टा ने ब्लड ट्रांसपोर्ट करना है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड, तो वो हाई प्रेशर पर फ्लो करवाता है और ऑर्टा के अंदर हाई प्रेशर के ऊपर ही ट्रांसफर करता है, सो दैट फिर उसी हाई प्रेशर के साथ वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो पाए. तो ऑर्टा के अंदर मैक्सिमम ब्लड तभी होगा जब मैक्सिमम प्रेशर पर ब्लड तभी होगा जब वेंट्रिकल से आ रहा होगा. कौन से वेंट्रिकल से? लेफ्ट वेंट्रिकल से. So A is your correct answer. 25th question. The diagram given here is a standard ECG of a normal person. The P wave represents depolarization of atria. QRS wave represents depolarization of ventricles. T wave represents repolarization. So beginning of the systole, end of systole, contraction of both the atria. Yes, this is the correct answer, because beta depolarization, systole, both are same. Depolarization means when the atrias are contracting. So both the atrias are contracting, that is represented by your P wave in ECG. So C is the correct answer. 26 बंडल ऑफ हिज. वेरी इजी क्वेश्चन कि बंडल ऑफ हिज कहाँ होता है. बंडल ऑफ हिज निकलता है बेटा एवी नोड से, जो तुम्हारे लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है. सो इट इज रिलेटेड टू योर हार्ट. बी इज द करेक्ट आंसर. 27th question. Arteries are best defined as the vessels which. आर्टरीज को हम, ये क्वेश्चन जब मैंने भी पढ़ा था आई वॉज लाइक यस, वेरी थॉटफुल, वेरी गुड क्वेश्चन कि आर्टरियाज को हम वेन्स के कंपैरिजन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं. जो सबसे पहली डेफिनेशन हमारे माइंड में आती है दैट इज आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट बेटा अगर हम फिर याद करें पल्मोनरी आर्टरी को, पल्मोनरी आर्टरी तो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड.
तो जो हमने पहली डेफिनेशन बोली दैट आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो तो वहीं पर जाकर खत्म हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि उस डेफिनेशन में एक्सेप्शन आ गई। अब हमें एक ऐसी डेफिनेशन देनी है जिसमें हमें कोई एक्सेप्शन ना लिखनी पड़े। तो बेटा आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब तुम सोच के देखो, aorta the biggest artery carrying blood away from the heart, pulmonary artery चाहे deoxygenated blood लेकर जा रही है but it is carrying blood away from the heart, veins always carry blood towards the heart like pulmonary vein carry oxygenated blood towards heart, vena cava veins carry deoxygenated blood towards the heart. So veins always carry blood towards the heart, arteries always carry blood away from the heart. This is the definition which covers everything about arteries and veins, and very easily we can distinguish between arteries and veins by this definition without any exception. So supply oxygenated blood ठीक है, but ये exception के साथ आती है, so यहाँ नहीं, ये नहीं चलेगी. Carry blood away from the heart to different organs, ये सही है. That arteries carry blood away from the heart to different organs. B is the correct answer. But हम बाकी options भी read out करेंगे. Break up into capillaries which reunite to form a vein. So this is not the best definition. So what? अगर arteries break होकर capillary बना रहे हैं and then veins में combine हो रहे हैं तो नहीं. It is not defining us anything. Carry blood from one visceral organ to another visceral organ. No. So B is the correct answer. Next we have 28th question. If due to some injury the chordae tendineae of the tricuspid valve, chordae tendineae तुम्हें पता है नॉन इलास्टिक फाइबर्स होती हैं जो हमारी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व से अटैच्ड होती हैं, लोअर फ्लैप्स लोअर साइड से अटैच होती हैं. क्यों अटैच होती हैं? सो दैट जो हमारी बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व है उसके अपवर्ड मूवमेंट ना हो, उसको नीचे से खींच के रखती हैं, वेंट्रिकल की वॉल के साथ अटैच्ड होती हैं. अगर कहते हैं कुछ इंजरी की वजह से chordae tendineae of tricuspid valve of human heart वो नॉन फंक्शनल हो जाए, पार्शली, फुली नहीं पार्शली, तो क्या होगा? अब हम देखते हैं ऑप्शंस. द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू ऑर्टा. पहली बात बेटा उन्होंने बोला ट्राइकस्पिड वाल्व. ट्राइकस्पिड वाल्व इज ऑन द राइट साइड. तो पहली बात जो भी ऑप्शन में लेफ्ट साइड को लेकर कुछ भी मेंशन किया हुआ है दैट इज आउट ऑफ योर आंसर. सो ऑर्टा कहां पर है? लेफ्ट साइड, ये गया. पेसमेकर विल स्टॉप वर्किंग. पेसमेकर एंड कॉर्डी टेंडिने का कोई आपस में ऐसा फंक्शनल रोल नहीं है. सो ये भी गलत, मतलब ऐसा नहीं है कि फंक्शनल रोल है ही नहीं. बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व्स वो ओपन होंगी जब एसए नोड उन्हें सिग्नल देगा, दैट एवरीथिंग दैट वे दे आर इंटर रिलेटेड. बट अगर कॉर्डी टेंडिने फेल हो गया, पार्शियली नॉन फंक्शनल हो गया, देन एसए नोड इज नॉट वर्किंग. दैट इज नॉट द केस. The blood will tend to flow back into left atrium. Left atrium तो अगर मतलब ऐसा होता कि अगर बाइकस्पिड वाल्व के साथ प्रॉब्लम होती तो ये पॉसिबल था. अब बात हो रही है ट्राइकस्पिड वाल्व की, तो ये केस नहीं बनेगा. द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी विल रिड्यूस्ड, ये सही. क्योंकि बेटा अब क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड राइट एट्रियम में हो जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड कम जाएगा. So this is the case. So D is the correct answer. Next we have 29th question. In a standard ECG, which one of the following alphabets is the correct representation of the respective activity of the human heart? इनमें से कहते कौन सी ECG के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा जो अल्फाबेटिकल वर्ड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है जो भी एक्टिविटी हो रही है इन द हार्ट. S is start of systole. S is not start of systole. S always come with QRS, and QRS represents depolarization of ventricles. T wave represents end of diastole. P wave represents depolarization of atria. R wave represents repolarization of ventricles. So in this the correct answer is C. That P wave represents depolarization of atria. 30th question, सिस्टेमिक हार्ट. हमारे पास बेटा सिस्टेमिक हार्ट का मतलब ही होता है दैट इट इज ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तुमने दो तरह की सर्कुलेशन पढ़ी होगी.
सिस्टैमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, वहीं से ये वर्ड आया है सिस्टैमिक हार्ट। बेटा सिस्टैमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट and then again to body। and pulmonary circulation का मतलब होता है, pulmonary circulation का मतलब होता है when the blood is flowing from lungs to heart and then away from the heart to the lungs। this is systemic circulation and this is pulmonary circulation। वहीं से सिस्टेमिक हार्ट है बेटा कि जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है उसे हम सिस्टेमिक हार्ट बोलते हैं, विच इज द लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट। ओके, सो लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स रेफर्स टू द सिस्टेमिक हार्ट। बाकी ऑप्शंस क्या कहते हैं? द हार्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर स्टिमुलेशन फ्रॉम नर्वस, नो, when the heart is contracting under the stimulation of our nervous system, nervous tissue, that is neurogenic heart, not systemic heart। entire heart in lower vertebrates is neurogenic, not the systemic। the two ventricles together in humans, no। so the correct answer is B, left auricle and left ventricle। now we have 31st question। the correct route through which pulse making impulse travels in the heart। pulse making impulse means in the myogenic heart we have one SA node, sinoatrial node in the upper right corner of right atrium, जो बेटा सिग्नल बनाती है, हमारी इंपल्स जनरेट करती है। ये इंपल्स एट्रिया में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाती है, मतलब ये राइट एट्रिया में गई और ये लेफ्ट एट्रिया में गई। बट जो ये बेटा साइनोएट्रियल नोड द्वारा बनाई गई इंपल्स है ये वेंट्रिकल्स को ट्रांसमिट नहीं हो सकती, बिकॉज इट कैन नॉट क्रॉस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। सो ये यहां से जाती है एवी नोड के पास। अब एवी नोड से आती है बेटा बंडल ऑफ हिज। ये जो बंडल ऑफ हिज है ये देन चली जाएगी दो पार्ट्स में डिवाइड होके फॉर बोथ द ventricles so that the ventricles can also contract। then दोनों से निकलती है बेटा छोटी छोटी fibers which are Purkinje fibers for the complete contraction of the ventricles। so this is the pathway of the impulse transportation। अब हम करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं। ऐसे नोड के बाद बेटा फॉर श्योर एवी नोड आएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत। ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, Purkinje फाइबर एंड हार्ट मसल, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एवी नोड से स्टार्ट नहीं होगा। पेस मेकर इज एसए नोड, सो वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद द एसए नोड। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। Now we have 32 question। blood pressure in pulmonary artery is, pulmonary artery के अंदर blood pressure कैसा होगा? Let's see। more than the pulmonary vein, pulmonary vein से ज्यादा होगा। less than the vena cava, less than that in the vena cava, same as that in aorta, more than in the carotid। बेटा carotid artery के जैसा नहीं होगा, carotid के अंदर ज्यादा होगा। सेम एज इन ऑर्टा, अगेन ऑर्टा के अंदर भी ज्यादा होगा, क्योंकि ऑर्टा एंड कैरोटिड आर्टरी ने ब्लड लार्जर एरिया को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो हमेशा हाई प्रेशर से ही हार्ट से आएगा। लेस देन दैट इन वेना कावा, वेना कावा से ज्यादा होगा। वेना कावा ने हार्ट को देना है ब्लड वेरी स्मूथली, वेरी आराम से, बड़े आराम से जाके ब्लड हार्ट को देती है वेना कावा। सो इसका वेना कावा का ब्लड प्रेशर कम होगा, पल्मोनरी आर्टरी का ज्यादा होगा। मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से ज्यादा होगा। सो ये करेक्ट है, क्योंकि पल्मोनरी वेन ने भी ब्लड हार्ट को ही देना है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है इट इज टेकिंग अवे द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, तो उसके अंदर प्रेशर ज्यादा ही होगा। बिकॉज यू कैन इमेजिन लाइक वेयर ब्लड इज गिवन टू द हार्ट मीन्स very less surface area, but when the blood is pumped from our heart to the lungs, comparatively it is the larger surface area. So in that case we always need to pump our blood at a higher pressure. So that is why pulmonary arteries contain higher pressure than pulmonary vein and vena cava. So A is the correct answer। Next we have 33। this is the one diagram given in your NCERT, very important diagram, क्योंकि इससे questions literally पूछे जाते हैं।
So the given figure shows schematic plan of blood circulation in humans with the labels A to D. Identify the label and give its functions. हमें बेटा A, B, C and D labels दिए हुए हैं. हमें करेक्ट लेबल एंड उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन या फिर हम कह सकते हैं फंक्शन जो है अपने क्वेश्चन में बताना है. सबसे पहले A क्या है बेटा? ओके, A is your pulmonary vein, because you can see it is giving blood to your left atrium. और उसके बाद B is your aorta or you can say systemic artery which is giving blood to your body. C is your vena cava which is giving blood to your right atrium, and D is pulmonary artery which is giving deoxygenated blood from right ventricle to your lungs. Now let's see. B is pulmonary artery. B is not at all pulmonary artery. A is pulmonary vein. Takes impure blood. गलत है बेटा, pulmonary vein जरूर है A, but it is not taking impure blood. It carries pure blood from lungs to the left atrium. D is dorsal aorta. D is pulmonary artery, तो ये भी गलत है. C is vena cava. Takes blood from the body parts to right auricle. Partial pressure in this is 45 of CO2, which is very right. So A is the correct answer. Next एक और क्वेश्चन, सेम डायग्राम बट डिफरेंट क्वेश्चन. हमारे पास अगेन बेटा A, B, C, D 4 लेबल्स दिए हुए हैं. हमें करेक्ट लेबल जो है विद करेक्ट फंक्शन आइडेंटिफाई करना है. सो हम देखते हैं A क्या है बेटा. A क्या है बेटा, यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि A का ल्यूमन बहुत कम है, B का ल्यूमन बहुत ज्यादा है. सो A इज योर आर्टरी. आर्टरीज का ल्यूमन कम क्यों होता है? क्योंकि आर्टरीज ने बेटा ब्लड हायर सरफेस एरिया पर, हायर एरिया, ज्यादा एरिया पर ट्रांसपोर्ट करना है. तो ज्यादा एरिया पर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ज्यादा प्रेशर से फ्लो करना पड़ता है. इतने हायर प्रेशर पर आर्टरी की वॉल रप्चर हो सकती है, उसे ही बचाने के लिए इनकी वॉल थिक होती है. वेन्स के अंदर ब्लड बहुत कम प्रेशर पर फ्लो करता है, इसीलिए वेन्स की वॉल जो है वो कंपैरेटिवली थिन होती है, क्योंकि वहां प्रेशर की वजह से वॉल रप्चर होने का चांस नहीं है. उसके बाद आ जाता है बी. बी इज योर कैपिलरी, जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, एंडोथीलियम की बनी होती है, जहां से एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है. डी इज योर पल्मोनरी वेन विच इज गिविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द lungs to your left atrium. Now let's see. B is capillary, thin without muscle layer with wall 2 cell thick. बिल्कुल गलत. C is your vein, thin walled and blood flows in jerks. Jerks के साथ flow नहीं करता veins के through. Pulmonary vein D takes oxygenated blood to heart and having partial pressure 95. बिल्कुल सही है बेटा. D pulmonary vein है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये, जिसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 होता है. A is your artery, thick walled and blood flows evenly. तो ये गलत है बेटा, ब्लड इवनली फ्लो नहीं करता है, इसमें जर्क्स के साथ फ्लो करता है ब्लड. सो C is your correct answer. 35. वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी इज फॉर्म्ड ऑफ. हमने अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया है कि जो हमारी ब्लड कैपिलरी होती है उसकी वॉल थिन होती है. थिन लेयर सिर्फ और सिर्फ बनेगी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से. व्हेन दिस स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन योर ब्लड वेसल, देन इट इज नोन एज एंडोथीलियम. सो एंडोथीलियल सेल्स. C is the correct answer. 36th question. How do parasympathetic neural signals affect the working of the heart? पैरासिम्पैथेटिक बेटा, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक हमारा हार्ट रेट डिक्रीज करता है. सो इट विल रिड्यूस हार्ट रेट. अगर हार्ट रेट डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा ही होगा, बिकॉज कार्डियक आउटपुट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज पम्प्ड आफ्टर 1 minute. So A is the correct answer, but heart rate is increased. Heart rate increase is the function of sympathetic nervous system, तो ये नहीं आएगा. Both heart rate and cardiac output increase. This is the function of sympathetic nervous system again. Heart rate decrease but cardiac output increase, ये हो ही नहीं सकता. अगर heart rate decrease होगी तो cardiac output भी decrease होगा. हमने function wise भी देखा है
और अगर हम फॉर्मूला वाइज भी देखें तो कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट बीट। तो अगर हार्ट बीट कम होगी तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। 37th question given below are 4 statements regarding human blood circulatory system। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को लेकर 4 ऑप्शंस गिवन है बेटा, हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करनी है। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड हैव नैरो ल्यूमन एज कंपेयर टू वेन। हमें हमारी पहली ही स्टेटमेंट करेक्ट मिल गई है। यस, आर्टरीज थिक वॉल्ड होती है और उनका ल्यूमन बहुत नैरो होता है। एंजिना इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन नहीं। एंजिना पेक्टोरिस इज हार्ट, मतलब हार्ट के अंदर बहुत ज्यादा चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है बेटा, बट उसमें ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम नहीं होती, हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होती है। तो ये गलत है। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट। ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग या फिर ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट नॉट डोनर। डोनर है ओ ब्लड ग्रुप, तो ये भी गलत है। कैल्शियम आइंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। ये हमने अभी अपने पीवाईक्यूज में भी देखा है। इफ देयर इज नो कैल्शियम देन देयर इज नो क्लॉटिंग। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो आर करेक्ट ऑप्शंस आर 1 and 4 which means A is the correct answer। 38th question, an adult human with average health has systolic and diastolic pressure। systolic pressure कितना होता है 120 mm of Hg and diastolic होता है 80 which is your normal BP। so 120 by 80 is your systolic and diastolic, in which 120 is your systolic and diastolic is 80 mm of Hg। so A is the correct answer। 39 question, this question is in the NEET 2026। मतलब कौन सा NEET 2026 बेटा जो कैंसल हो गया था। so WBC count of a person's blood group यहाँ पर गिवन है कि एक बंदे का ब्लड है, उसके अंदर WBC काउंट है 8000 क्यूबिक पर मिलीमीटर। हाउ मेनी eosinophils एंड lymphocytes आर प्रेजेंट इन द सेम ब्लड सैंपल। अब इस क्वेश्चन को देखकर ना एक बारी बच्चा जरूर घबराता है कि ये क्या पूछ लिया, बट इसके लिए ना बेटा तुम्हें सिर्फ ये डेटा याद होना चाहिए दैट इन योर ब्लड न्यूट्रोफिल्स आर 60 to 65%, basophils are 0.5 to 1%, eosinophils are 2 to 3%, monocytes are 6 to 8%, and lymphocytes are 20 to 25%। अगर ये डेटा तुम्हें याद था तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसी डेटा को यूज करके हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ eosinophils एंड lymphocytes। eosinophils कितने हैं 2 to 3%, तो 8000 का 2% निकाल लो, कितना आएगा 160 टू 3% निकाल लो, ये आ जाएगा कुछ 240। तो 160 to 240 अगर एक भी निकल जाता तो भी आंसर आ रहा था, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन में 160 to 240 गिवन है। बाकी लिम्फोसाइट्स कितने हैं 20 to 25%। सो सिमिलरली 8000 को मल्टीप्लाई करो 20 के साथ, विच 20% के साथ, विच इज योर 1600 दिस to 2000। So B is the correct answer। So this question was very easy। बस ये डेटा तुम्हें NCERT का याद होना चाहिए। So this is the last question from erythroblastosis fetalis। RH incompatibility का क्वेश्चन था कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है RH ग्रुपिंग के बारे में। तो बेटा जी देख लेते हैं। erythroblastosis fetalis is a condition observed having fetus with RH negative blood and mother with RH positive blood। अगर फीटस का ब्लड RH नेगेटिव होगा एंड मदर का ब्लड RH पॉजिटिव होगा तो उस केस में मदर कभी भी अगेंस्ट RH एंटीबॉडी बनाएगी ही नहीं, क्योंकि उसका खुद का ब्लड RH पॉजिटिव है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बतानी हमें गलत ही है। तो हमारे दो ऑप्शंस एक्सक्लूड हो गए, दोनों में ए गिवन है, उन दोनों में नहीं था, बचे हमारा B एंड E। इसमें ना एक और फायदा है, अब तुम्हें ना C और D पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें पता चल गया कि वो गलत है ही नहीं है। मैं तुम्हें समझाने के लिए सारी स्टेटमेंट्स रीड आउट करूंगी, बट अगर तुम्हें बहुत जल्दी नीट में करेक्टली आंसर्स करने हैं तो ये एक मेथड होता है जिससे तुम जल्दी जल्दी आंसर्स कर सकते हो।
बी है RH एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड ऑन आरबीसीज इन द मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ये सही है बेटा, मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव कम में आता है। सो यस, मेजॉरिटी ऑफ आरबीसीज के ऊपर RH एंटीजन होता है। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH शुड बी मैच, बिल्कुल सही है। RH इनकम्पैटिबिलिटी सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी होती है। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले RH ग्रुप को मैच करना चाहिए। सो ये भी सही है। RH incompatibility is observed when a pregnant mother is RH negative and fetus is RH positive। कहते हैं RH incompatibility तब होगी जब प्रेग्नेंट मदर नेगेटिव एंड फीटस पॉजिटिव है। ये भी सही है। और ये कब पॉसिबल है? अगर मदर नेगेटिव एंड फादर पॉजिटिव है एंड फीटस RH पॉजिटिव है, तब RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस आता है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन बी अवॉइडेड by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the second child। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती अगर सेकेंड चाइल्ड की जगह फर्स्ट चाइल्ड लिखा होता। सेकेंड चाइल्ड तो अगर बेटा anti-RH मतलब एंटीबॉडीज अगर मदर ने नहीं ली तो बेटा सेकेंड चाइल्ड जो है वो सरवाइव करेगा ही नहीं। तो सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद नहीं, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद लेनी चाहिए, सेकेंड के बाद नहीं। सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। सो योर A and E स्टेटमेंट इज रॉन्ग, विच मीन्स 3 इज द करेक्ट आंसर। So with this we are done with 40 very important MCQs of chapter body fluids and circulation। अब बेटा इस 40 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में तुम जरूर बताओ हाउ मच यू स्कोर्ड आउट ऑफ 40। एंड इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और चैप्टर के इंपॉर्टेंट PYQs को डिस्कस करेंगे। सो ऐसे ही सारी वीडियोस को देखने के लिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करो बायो एज बाय प्रियंका।